मेरे लिए एक ऑनर है इस देश के एक सुपरस्टार के बाजू में बैठा हुआ हूँ जिसका नाम है असद जुबैरी। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस मुल्क के अंदर फिल्म स्टार सुपरस्टार होते हैं, पॉलिटिशियन सुपरस्टार होते हैं, मैं समझता हूँ असद जुबैरी और जिन जिन लड़के और लड़कियों ने आज उस मुकाम को हासिल किया है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, सही मानों में वो सुपरस्टार्स हैं। आप लोगों ने हमारे पुलिस कमिश्नर जनाब मनोज लोहिया साहब की बातें सुनी। उन्होंने आपको जिस तरीके से मोटिवेट किया, मैंने बैठते ही उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अलग अलग स्कूल्स और अलग अलग कॉलेजेस में जाकर भी लेक्चर दिया करिएगा, क्योंकि आपके बोलने का जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये पुलिस कमिश्नर खुद आकर अगर ये बता रहा है कि समाज के अंदर क्या बुराई है और उसको हमने कैसे दूर करना चाहिए, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे मुस्तफा फारूकी साहब, उनके फर्जंद मुनीर फारूकी साहब, यहाँ पर मौलाना आज़ाद कॉलेज की सेक्शन के प्रिंसिपल मखदूम फारूकी साहब, पुलिस ऑफिसर राहुल पाटिल साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मीर हिदायत अली, खिजर पटेल साहब, शारिफ नक्शबंदी साहब, डॉक्टर ए खादरी जो जिनका साइकेट्रिक का एक हॉस्पिटल आप पड़ेगांव जाते वक्त रास्ते में देखते होंगे, और वो आज किस तरह के पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, कैसे कैसे नौजवानों को वो हैंडल कर रहे हैं अपने अस्पताल के अंदर जो नशे की लत में मुब्तला हो गए हैं, उनको किस तरीके से वो काउंसलिंग करके उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक सीरियस इशू है जिसको अगर हम सब चाहें तो यकीनन ख़त्म कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं अगर अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई ऑफिसर यहाँ पर आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं मेरी इस मिट्टी के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊं। हम मनोज लोहिया साहब को उस वक्त से जानते हैं जब वो एसीपी हुआ करते थे, यहाँ पर पहले भी सर्विस कर चुके हैं, एक लगाव है इस शहर के साथ, और वो भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या तकलीफें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, किस तरह का क्राइम है, किस तरह का जुर्म यहाँ पर है। मनोज लोहिया साहब, आपको पता नहीं होगा कि कुछ साल पहले जबकि नशे का कारोबार बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा था, एक केस हुआ था जिसके अंदर नशा करने वाले ने जब मारा था एक लड़के को तो उसके जिस्म के हिस्से को काटा था उसने, और जिस तरह हम कबाब भूनकर खाते हैं उसने कचरा जमा किया था, एक लकड़ी के अंदर वो गोश्त को डाला था और उसको भूना था उसने। तो सोचिए आप कि नशा करने के बाद किस हैवानियत तक वो पहुंच जाते हैं। दो नशा करने वाले जब आपस में गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कुछ झगड़ा हुआ, दोनों नशे की हालत के अंदर थे, गाड़ी रुकाई और झगड़ा करना शुरू किया। एक ने पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर दूसरे के सर पे डाला। मरने के बाद उसकी आंखें निकाली और गोटियां खेल रहा था। अब आप तसव्वुर करिएगा कि जब नशा करता है तो उसे यह पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो यह खतरा किसी के ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर हम सब की है तो हम सब ने यह अहद करना चाहिए कि मैं मेरी तरफ से यह कोशिश करूंगा कि मेरे मोहल्ले में, मेरी गली के अंदर, मेरे पड़ोस के अंदर अगर कोई नशे का कारोबार कर रहा है तो फोन उठाइए, बिना डर के, बिना झिझक के, और सीधा सीपी साहब को फोन करिएगा और बताइएगा कि यहां पर नशा हो रहा है। तब जाकर हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज जब असद जुबैरी 86 रैंक यूपीएससी के अंदर लाना, मैं तो सिर्फ सोच ही सकता हूं कि आपकी कैसी मेहनत रही होगी, कैसा दिन रात आपने मेहनत किए होंगे। ये जो बच्चियां जिनकी तस्वीरें यहां पर है, जिन्होंने 670 मार्क्स हासिल किए हैं, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं।
अगर हमारी सोसाइटी के रियल सुपरस्टार्स कोई है तो आप लोग हैं। हफ्शा दरबार, महीन शेख, दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 670 मार्क्स हासिल किए। एक इंस्पिरेशन आप दूसरे स्टूडेंट्स के लिए है। और किसी ने अगर क्वालिफाई नहीं किया है, किसी को लगा कि नहीं मेरा कैसा होगा, मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाई, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर किसी को लगता है यहां कुछ चीजें तो नामुमकिन हो सकती है, जब भी ये ख्याल मन में आया तो इम्तियाज जलील को अपने मन में डाल देना और ये सोचना कि यह आदमी कैसा एमएलए बन गया, एमपी बन गया आके। लोग कहते थे कि नहीं हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें, ईमानदारी के साथ काम करें, लोगों के बीच में जाए। मुझे असद से मिलकर खुशी इस बात की भी हुई कि वो अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जैसे ही मुझसे कहा कि वो अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बहुत करीब का बंदा आ गया है। आपका और मेरे अलीगढ़ का रिश्ता ये है कि मेरी बीवी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। दरअसल सीपी साहब, अंदर की बात भी बता दूं, यहाँ पे मुझे दे नहीं रहा था लड़कियां, तो अलीगढ़ से जाके शादी करना पड़ा। और वो भी ऐसा हुआ कि मैं एक नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन के अंदर गया था जब कॉलेज में था। तो वो नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन के अंदर 33 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। उसमें हम उस वक्त मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे गए थे। तो कोई पहचानता ही नहीं था हमारे को कि ये कहाँ से आए हैं करके। तो हम बड़े उससे कहते थे कि हम औरंगाबाद से आए हैं, तो कोई पूछता था हमसे कहाँ पे है ये, बम्बे से कितना दूर है, अच्छा पूना के करीब आता है। तो लेकिन जब नेक्स्ट डे डिबेट कंपटीशन हुआ, नेशनल लेवल का डिबेट कंपटीशन, जिसके अंदर 74 पार्टिसिपेंट्स पूरे इंडिया भर से आए थे, एक एक यूनिवर्सिटी से 2-2 पार्टिसिपेंट्स थे। तो उस कंपटीशन के अंदर इम्तियाज जलील, जिसके शहर का, जिसके यूनिवर्सिटी के बारे में कोई पहचानता नहीं था, उस डिबेट कंपटीशन के अंदर इम्तियाज जलील को फर्स्ट प्राइज मिला। अब उसमें हुआ ये कि मुझे फर्स्ट प्राइज तो मिल गया, ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन ऑडियंस में सुनने के लिए जो लड़के और लड़कियां आई थी, उसमें एक लड़की इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई मुझसे, वो समझी मैं बहुत होशियार हूं। तो मुझे प्राइज के साथ एक कंसोलेशन प्राइज भी मिला, वो बीवी बनकर मेरी बात में साथ में चल के आई। तो एक मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। हम कितने सारे ऐसे केसेस देखते हैं। असद अली खुद कह रहा था कि इनके वालिद साहब जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 30 ईयर्स से ज्यादा उन्होंने काम किए हैं, उनके फादर ने उस कॉलेज के अंदर डेली वेज के हिसाब से नौकरी की शुरुआत की थी। डेली वेज के। चाहता तो असद भी ये कह सकता था कि नहीं बड़ा मुश्किल है, मैं कैसा पढ़ सकूंगा, लेकिन उसके अंदर ये जिद थी, ये जद्दोजहद थी उसकी। यहीं के जालना का हमारा लड़का है अंसार शेख, उसकी वालदा, उसके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे। सोचिए उस माँ बाप के बारे में कि जिस सड़कों के ऊपर अंसार के वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे, आज जब वो उसी शहर, उसी गांव के अंदर आता होगा जहां पर एक ऑफिसर की हैसियत से वो आता है, तो कितने फख्र की बात होती होगी उनके वालिदैन के लिए। तो इसीलिए मैं ये तमाम बच्चों से जो नहीं क्वालिफाई हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड कहते हैं ना, करते रहिए कोशिश, इंशाल्लाह जरूर रास्ता निकलेगा। मेहनत करेंगे, अगर हार्ड वर्क करेंगे, डिटर्मिनेशन है कि यस आई कैन डू इट। मैं किसी भी लिहाज से मैं इंफीरियर नहीं हूं, मैं किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं हूं। बहुत सारे लोग आते हैं, आज डिग्री बहुत अच्छी है लेकिन सर नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक दूसरा बहाना बना देते हैं कि नहीं साहब
मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं दे रहे हैं। कोई ये कहते हैं कि नहीं साहब मैं मुसलमान हूँ तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा, कौन सी ऐसी कंपनी होगी, कौन सा ऐसा बिजनेस होगा जहां पर अगर किसी के पास टैलेंट है तो वो टैलेंटेड आदमी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कास्ट, क्रीड, कलर यू बिलोंग टू, कौन नहीं चाहेगा उसमें। लेकिन जिसको करना नहीं है वो 50 बहाने ढूंढता है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेहनत करिएगा कि आज के इस दौर के अंदर, जैसा आप आंकड़े सुन रहे थे कि पहले 2% के करीब मेडिकल के अंदर जाया करते थे, आज वो परसेंटेज 8.5 के करीब हो चुका है। आज यूपीएससी के अंदर कभी हम सोचते नहीं थे कि हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी बन सकेंगे क्या, लेकिन आप लोग इसको मुमकिन करके दिखा रहे हैं, इसलिए आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं सिर्फ स्कॉलर्स एकेडमी के हमारे मुनीर साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो बच्चे एफर्ट कर सकते हैं उनको तो आप यकीनन, लेकिन अगर कोई टैलेंटेड बच्चा या बच्ची है जो पढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, आप बताइए, हम पूरी मदद करेंगे, समाज पूरा मदद करेगा उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए। किसी ने ये नहीं कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और अगर कहीं आगे चलकर आपको पढ़ना है और उस पढ़ाई के अंदर सिर्फ आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो यकीनन एक हाथ नहीं कई सारे लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन वो कन्विक्शन, वो कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज इस प्रोग्राम के अंदर मुस्तफा फारूक साहब ने हमारे सीपी साहब को भी बुलाया और यहाँ पर असद जुबैरी को भी यहाँ पर बुलाया है। मैं असद कुछ दिन पहले मैं बॉम्बे में जो यूपीएससी के पास आउट जो बच्चे थे, तो इस्लाम जिमखाना के अंदर उनका फेलिस्टेशन था, मैं गया था वहाँ पर। तो एक लड़का मुंबई का, जो मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसके वालिद मोहम्मद हुसैन, बहुत छोटी सी टपरी झोपड़ी के अंदर रहने वाला, जब वो बैठे हुए थे तो मैं जितनी देर स्टेज के ऊपर बैठा था मैं उस मोहम्मद हुसैन को नहीं देख रहा था। मैं झोपड़ी में जिस बाप ने अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दी कि मैंने अपनी जिंदगी झोपड़ी के अंदर निकाल दिया है, तुझे महलों के अंदर रहना है, तू मेहनत कर, तो मेरी नजर लगातार उस बाप की तरफ थी जो इतना सीना चौड़ा था उसका, इतने फख्र के साथ वो वहां पर बैठा हुआ था कि मेरा बच्चा आज मुझे कैसी इज्जत दिला रहा है, वरना उस शख्स की कोई पहचान नहीं थी। झोपड़ी में रहने वाला एक सादा सा इंसान, लेकिन बाप को भी मुबारकबाद देना चाहिए और बच्चे को भी मुबारकबाद देना चाहिए। उस बच्चे ने सोचा कि मेरे बाप ने अपनी जिंदगी पूरी झोपड़ी के अंदर निकाली, छोटा सा कारोबार कर रहा था उसमें, चाहता तो वो भी ये कह सकता था कि मैं कैसा करूंगा, मैं आगे कैसा बढ़ सकता हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन उसने भी ये तय किया कि नहीं, ये जिंदगी नहीं, मैं अपनी जिंदगी बेहतर करूंगा और अपनी जिंदगी के साथ अपने वालिदैन की भी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा करके। आप लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ हिम्मत रखिए, कन्विक्शन रखिए, कमिटमेंट रखिएगा, एंड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।